प्रणाम। का हलवा सब बढ़िया वाह। बड़े दिन से भेंट ना भइला। भाषा कनेक्शन स्थापित करती है। तो जब बात बिहार की है तो कम से कम वहां बोली जाने वाली कई भाषाओं में से किसी एक भाषा का रिवीजन होते रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टांत है और यह है हमारा बिहार असेंबली इलेक्शन स्पेशल बिहारी सब पर भारी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं केकर सरकार बनी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन हो गए। पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया। सूचना यही है, लेकिन अब बात करते हैं लेयर्स की। रामविलास पासवान का शव जब पटना पहुंचा तो एयरपोर्ट से ही उनकी आखिरी झलक पाने के लिए भीड़ थी। लोग दुखी थे, निराश थे और कई बदहवास भी थे। बिहार के राजनीतिक गलियारे भी सूने थे। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, राज्य से लेकर केंद्रीय राजनीति तक सब शोक में डूबे थे। रामविलास पासवान की पॉलिटिकल लेगेसी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शख्सियत जब मौजूद होती है तब उसका कद लोग समझ नहीं पाते, माप नहीं पाते, और शख्सियत के रुखसत होने के बाद उसके मुकाम का अंदाजा लगता है। रामविलास पासवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। महंगी घड़ी, महंगे कपड़े पहनने वाला दलित नेता, इस छवि से रामविलास पासवान का कभी पीछा नहीं छूटा। लेकिन वो नेता जमीन में इतना धंसा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। रामविलास पासवान उसी कद के नेता थे जिस कद के अन्य नेता जेपी लोहिया की नर्सरी से निकले। रिसर्च में मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन 60 के दशक में किसी भी तरह के संसद में पहुंचने वालों में जो लोग अभी जीवित हैं, उनमें मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद रामविलास पासवान ही थे। और वो राजनीति में इन दिनों कई ज्यादा सक्रिय भी थे इन दोनों से। रामविलास पासवान की अगर बिना किसी प्रेजुडिस की व्याख्या की जाए तो वो पहले ऐसे दलित नेता कहे जा सकते हैं जिसने दलित डिस्कोर्स को राष्ट्रीय राजनीति में बहुत पहले ही ला दिया था। हालांकि वो काशीराम और मायावती की तरह संगठन बना नहीं पाए, खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए इसका पूरा श्रेय काशीराम और मायावती ही ले गए। लेकिन काशीराम और मायावती उत्तर प्रदेश तक ही सिमटे रहे। उन्होंने कभी राष्ट्रीय राजनीति में जगह नहीं बनाई। राष्ट्रीय पार्टी उनकी जरूर बन गई, लेकिन दोनों राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाए। रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी भले ही 2000 में खड़ी की हो, उनकी पार्टी कभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता 1989 से ही हो गए थे। फिर वही बात, अगर प्रेजुडिस का चश्मा हटा दें तो पासवान दलित आइकॉन भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम के बाद किसी नेता का इतना रिलेवेंस ढूंढे नहीं मिलता। एक नारा खूब लगा करता था, धरती गूंजे गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। यह नारा उस जमाने का है जब उन्होंने 80 में दलित सेना बनाई थी। गौर फरमाने वाली बात है, बीजेपी 82 में बनी और बीएसपी और बहुत बाद। दलित सेना से पासवान को खूब ख्याति भी मिली, लेकिन वो स्टार्टअप क्लिक नहीं किया। रामविलास पासवान को थोड़ा गहराई से डिकोड करें तो एक राष्ट्रीय सोच का नेता मिलता है जिसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल रीजनल नहीं थी। रामविलास पासवान के जाने से जो जगह खाली हो गई है उसे भरने में काफी समय लग जाएगा। बिहार चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो सिंपैथी वोट पर असर पड़ेगा और जेडीयू को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ ही अधिकतर उम्मीदवार उतारे हैं। बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है जो सामने आ रहा है। बिहार में 16% दलित हैं। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने पासवान को कमजोर करने के लिए 10% गैर पासवान जातियों को महादलित घोषित कर दिया था, जिससे दलित और महादलित का भेद हो गया था।
यह दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की एक कोशिश थी। ऐसे में पासवान, जो कि दलितों में मार्शल कौम है, उसके एक लौते नेता रामविलास पासवान ही माने जाते हैं, जिनका डोमिनेंस लगभग 80% पासवान वोट पर है। ऐसे में सिंपैथी वोट का फैक्टर और स्ट्रांग हो जाता है, और अगर ऐसा होगा तो यह नीतीश कुमार का सीधा नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा। इन चुनावों में सत्ता के अलावा भी एक लड़ाई है जो बहुत अहम होगी। पासवान के बाद बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता कौन? बिहार चुनाव में पहले चरण के नामांकन के बाद तस्वीर साफ होने लगी है। उम्मीदवार तय हैं और लगभग उनके चेहरे भी जनता के सामने हैं। हाल के 30-35 सालों से बिहार चुनाव बाहुबलियों, महाबलियों और राजनीति के माहिर खिलाड़ियों के कारण चर्चा में रहा है। इस बार बाहुबली तो मैदान में है ही, दागी और बागी भी उतर आए हैं, पर उनके दल बदल गए हैं। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड, एक ऐसा कांड जिसकी गूंज न केवल बिहार तक सीमित रही बल्कि पूरे देश ने इसे सुना। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को आड़े हाथ लिया क्योंकि सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ने देश भर में तीखी प्रतिक्रिया होने के बाद भी आरोपी मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा नहीं दिलाया था। बाद में सत्ता की साझीदार बीजेपी के दबाव में उन्हें इस्तीफे को लेना ही पड़ा, बल्कि फेस सेविंग के लिए मंजू वर्मा को भारी मन से जेडीयू से भी निकालना पड़ा। सरकार के चेहरे पर लगे दाग साफ करने में नीतीश कुछ हद तक सफल भी हुए, पर बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की आरोपी मंजू वर्मा को चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट से जेडीयू ने टिकट थमा दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी नीतीश बाबू के सामने थी जो मंजू वर्मा को उम्मीदवार बना दिया? इसका जवाब तो नीतीश देंगे ही और देना चाहिए भी। हैरत की बात यह है कि मंजू वर्मा को टिकट का विरोध तो विरोधी दल भी नहीं कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस, अन्य पार्टियां दागियों और अपराधियों को टिकट के मसले पर बात करने से कतरा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक चुटकी लेते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। यही फिल्मी डायलॉग है जो बिहार की चुनावी बिसात में सटीक बैठ रहा है। दरअसल आरजेडी ने इसलिए जेडीयू के दागी उम्मीदवार पर निशाना नहीं साधा क्योंकि उसने खुद ही अपराधियों, दागियों को टिकट देकर बाजी अपने हाथ में करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक जेडीयू के ताज पर नगीना बनकर चमक रहा कुख्यात माफिया डॉन अनंत सिंह इस बार चुनाव में आरजेडी की लालटेन की रोशनी में मोकामा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। अनंत पर हत्या, लूट, वसूली के प्रयास समेत दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं और वह इन दिनों जेल में बंद हैं। जेल में बंद माफिया शहाबुद्दीन की पत्नी को भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो जाहिर है कि मोहतरमा अपने शौहर के बाहुबल पर ही विधानसभा जाएंगी। ये तो कुछ उदाहरण भर हैं। अगर पूरे बिहार के उम्मीदवारों की लिस्ट उठाकर देखें तो शायद ही कोई दल होगा जिसने अपराधियों को टिकट देने में परहेज किया होगा। खबर यह भी है कि कई बलात्कारी भी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार के रूप में सीना ठोक कर चुनाव मैदान में हैं। देखिए, जैसे ही इलेक्शन सीजन आता है समीकरणों की पाठशाला शुरू हो जाती है। अब भला यूपी से बिहार के चुनाव का क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के बीच में गठबंधन के आड़े उत्तर प्रदेश आ गया। कैसे? दरअसल उपेंद्र की पार्टी का गठबंधन बसपा तो पप्पू यादव का चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से है। इन दोनों दलों के बीच यूपी में 36 का आंकड़ा है। अब चंद्रशेखर की नजर बिहार में बसपा के वोट बैंक पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती की बीते 2 दशक से अधिक समय से यूपी के दलित वोट बैंक पर धाक रही है। इसी के बूते दूसरी जातियों संग सोशल इंजीनियरिंग से मायावती कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भीम आर्मी बनाकर चर्चा में आए चंद्रशेखर ने बीते कुछ समय में उनके सामने कड़ी चुनौती पेश की है। ऐसे में बहन जी अपनी विरासत और वोट बैंक को लेकर बड़ी पॉजिटिव हैं। इसी वजह से गठबंधन न होने की बातें सामने आ रही हैं। अगर बहन जी और चंद्रशेखर की वजह से ही गठबंधन नहीं हो पाया है तो ये समझिए कि यूपी की लड़ाई में बिहारी फंस गए। आप देख रहे थे जिंदा डेमोक्रेसी का द डेमोक्रेसी टीवी। ये है बिहारी सब पे भारी, हमारा बिहार चुनाव स्पेशल कैंपेन। इसके दौरान हम लगातार बिहार चुनाव पर पैनी नजर रखेंगे और आपको छांट छांट के बढ़िया, मजेदार और सूचनात्मक खबरें ला कर देंगे। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है ऋग्वेदांश और समर्थ।